अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़ख्र में खुश आमदीद। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा को ओहदे से हटाए जाने के मुहर्रकात क्या हैं? क्या वज़ीर आज़म का दिल भर गया? क्या हालिया दौरा जो पाकिस्तान के सरकारी ओहदेदारों ने किया था चीन का, और वहाँ पर कुछ ऐसी गुफ्तगू हुई जिसकी बुनियाद पर जो है आसिम सलीम बाजवा साहब को ओहदे से हटाया गया, या असद उमर साहब ने कोई ऐसा काम डाला जिसके नतीजे में उन्होंने अपने हमदम दरीना जनाब खालिद मंसूर साहब का नोटिफिकेशन वज़ीर आज़म से करा दिया, क्योंकि इस वक्त वो वज़ीर आज़म के सबसे करीबी ना सिर्फ साथी हैं बल्कि उन शख्सियात में शामिल हैं जो इस वक्त वज़ीर आज़म के लेवल के इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं। तमाम अहम अमूर जो रियासत से मुंसलिक हैं, जो हुकूमत से मुंसलिक हैं, वो तमाम के तमाम अमूर असद उमर साहब उनकी निगरानी करते हैं। लिहाजा असद उमर साहब को इस अमल से बिल्कुल अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके साथ साथ एक और अहम सवाल है, क्योंकि जो है आसिम सलीम बाजवा साहब, इनका ताल्लुक़ पाक फ़ौज से रह चुका है, रिटायर हुए हैं अभी रिसेंटली, और सदन कमान उन्होंने की है, DGI SPR भी रह चुके हैं, और इस तरह उनको ओहदे से हटाना और उसका नोटिफिकेशन इस तरीके से करना कि जनरल आसिम सलीम बाजवा ये बात फ़ील करें कि जनाब अब मेरी ज़रूरत ख़त्म हो गई है और मुझे एक ट्वीट करके अपने आप को अलग कर देना चाहिए। इस सारे अमल में क्या जो इस वक्त की हमारी फ़ौजी क़यादत है उसको एतमाद में लिया गया, या उनको भी बिल्कुल साइड लाइन रखा गया, उनको भी अचानक इस फैसले से आगाह किया गया? ये वो तमाम पहलू हैं जो इस बात को ना सिर्फ वाज़े करेंगे बल्कि मुस्तक़बिल के अंदर पाकिस्तान के सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप की तरफ भी और उनके मुस्तक़बिल की तरफ भी इशारा देंगे। आपको मालूम है कि अगर वज़ीर आज़म का दिल भर चुका होता तो वो जहांगीर तरीन की तरह आसिम सलीम बाजवा साहब का पत्ता कब का काट चुके होते, क्योंकि उन्होंने वो पत्ता उस वक्त भी नहीं काटा जब आसिम सलीम बाजवा साहब के ख़िलाफ़ शदीद तरीन इल्ज़ामात आयद किए गए, पापा जोन्स के किस्से सुनाए गए, 99 कंपनियों का जिक्र हुआ, उनके बेटों के मुफादात और उनके बेटों ने वहाँ पर जो कंपनियाँ बना के माली फ़वाइद उठाए गए उनका जिक्र हुआ। और जब वज़ीर आज़म ने अपने जो काबीना के अरकान हैं उनको इस बात की हिदायत की कि तमाम के तमाम अपने जो गोशवारे हैं, अपने जो असासे हैं उनको ज़ाहिर करें, और उस वक़्त आसिम सलीम बाजवा ने जो असासे ज़ाहिर किए थे उसके ऊपर भी शदीद एतराज़ात आए थे कि 17 लाख की लैंड क्रूज़र कैसे आ गई, 75 एकड़ ज़मीन जो है वो सिर्फ 10 लाख रुपए की कैसे, और इस किस्म के बेशुमार सवालात भी उठे थे। वज़ीर आज़म ने उस वक्त ना सिर्फ उनको प्रोटेक्ट किया था बल्कि उनको काम जारी रखने की हिदायत भी की थी, और उनको एक नहीं 2 पोर्टफोलियोज़ उस वक्त मिले थे। एक चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी का उनको पास पोर्टफोलियो था, और उसके साथ साथ वो वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात भी थे। और ये जो वाक़या उस वक्त जो स्कैंडल ये वाला पापा जोन्स का सामने आया था, उसके बाद वज़ीर आज़म से बात करके उन्होंने जो इत्तलात वाला मुआविन ख़ुसूसी वाला पोर्टफोलियो था वो उन्होंने वापस कर दिया था, और उसके बाद फिर अगली डेवलपमेंट शुरू हुई। और अपोजिशन आज तक जनरल आसिम सलीम बाजवा और उनके इस पूरे के पूरे किरदार के ऊपर शदीद एतराज़ात ना सिर्फ उठाती आई है बल्कि मुतालबा भी करती आई है कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। बल्कि अब जब उन्होंने चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है, इस वक्त भी ये मुतालबा सामने आ रहा है कि उनका नाम ECL में डाला जाए और ये जो उनके तमाम स्कैंडल्स हैं इसकी एक इम्पार्शियल इंक्वायरी की जाए। लेकिन यकीनी तौर पर इस मामले पे कोई पेशरफ्त नहीं होगी, क्योंकि वज़ीर आज़म को उन्होंने जो ज़राए बताते हैं वो तमाम तफसीलात से आगाह कर दिया था। और वैसे भी इस मामले में हाथ डालना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब ने जिस वक्त जनरल मुशर्रफ साहब पर हाथ डाला था तो उसी वक्त ही पता चल गया था कि अब आगे क्या मुस्तकबिल होना। लिहाजा इमरान खान साहब इस तरफ तो नहीं जाएंगे, वो पंजाबी कहते हैं तत्ती थां ते पैर नहीं रखते, उन्होंने गर्म ज़मीन पर पाँव नहीं रखना, और वो आसिम सलीम बाजवा साहब के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अब ये जो सारी सूरत हाल है इसमें ज़राए ये बताते हैं कि जो हालिया दौरा हुआ है पाकिस्तान की सरकारी ओहदेदारों का चीन का, उसने इस सारे मामले को एक नया रुख दिया, और उसके नतीजे में ये जो फ़ैसला है वो अमल में लाया गया। क्योंकि इस दौरे के दौरान चीन की जानिब से पाकिस्तान पर वाज़े कर दिया गया था, बल्कि वाज़े तौर पर पूछा गया था कि आप वाकई ही चीन के साथ रहना चाहते हैं, चीन के साथ जो आपका ताउन का सिलसिला है इसको बरकरार रखना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि अब तक जो आपने सीपैक के हवाले से काम किया है वो बिल्कुल तसल्ली बख्श नहीं है, और चीन ने यहाँ पर $अरब की इन्वेस्टमेंट की है, और सिर्फ इस वजह से नहीं की कि हम यहाँ पर आपके दरमियान जो सियासी तनाव है वो देखते रहें, या जो हमारे जो मामलात हैं उसको
किसी न किसी तरीके से डिले करने की पॉलिसी को देखते रहें। ये इनफ इज़ इनफ, अब बहुत हो गया, अब हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि हमने जो इनिशिएटिव बनाया है, इस इनिशिएटिव के लिए इसके कुछ ख़ास मकासद हैं और उन ख़ास मकासद की तकमील के लिए पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट की जा रही है और उस इन्वेस्टमेंट के फ़वाइद यकीनी तौर पर पाकिस्तान को भी मिलेंगे, लेकिन चाइना को भी मिलेंगे। लेकिन आपके इस वक्त तक की जो पॉलिसीज़ हैं वो इस लेवल पर आ चुकी हैं जहां पर हमें अब आपके साथ दो टोक बात करना पड़ेगी। चीनी हुकाम ने पाकिस्तानी हुकाम को ये भी बताया कि जिस तरीके के साथ पाकिस्तान सी पैक पर काम कर रहा है, इस रफ्तार के साथ तो सी पैक के मनसूबा जात की तकमील को मज़ीद कई साल लग जाएंगे और ये ताख़ीर और इस ताख़ीर की बुनियादी वजह फ़ैसला साजी में होने वाले जो डिलेज़ हैं वो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं और हमें ये किसी सूरत भी गवारा नहीं, क्योंकि हम अपने तौर पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लेकिन आपके हिस्से की जो इन्वेस्टमेंट है वो उस तरीके से नहीं हो रही जिस तरीके से होनी चाहिए। और चीनी हुकाम ने इन मुलाकातों के दौरान जो पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और DG ISI जनरल फैज़ हमीद के साथ की थी, उन मुलाकातों के दौरान भी उनको सी पैक के जो मौजूदा सूरत हाल है और कहाँ कहाँ पर बॉटल नेक्स आए हुए हैं, कहाँ कहाँ पर रुकावट है, कौन कौन से मनसूबे सुस्त रवि का शिकार हैं, कहाँ कहाँ पर काम मुकम्मल हो चुका है लेकिन फ़ाइनल टचेज़ उसके ज़रूरी हैं, किस किस जगह पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं की, ये तमाम तफसीलात एक मुकम्मल डोज़ियर उन्होंने पाकिस्तानी हुकाम को दिया था। और इन पाकिस्तानी हुकाम ने वापस आकर इमरान खान साहब को, यानी शाह महमूद कुरैशी साहब ने और जनरल फैज़ हमीद साहब जो DG ISI हैं, इन्होंने पाकिस्तान वापस आकर अपनी अपनी रिपोर्ट दे दी वज़ीर आज़म इमरान खान को, और जिसके नतीजे में फिर इमरान खान को के कान खड़े हुए कि यार ये क्या हो रहा है, अगर इस तरीके से मामला चलता रहा तो एक जानिब तो पाकिस्तान को यकीनी तौर पर इसका नुकसान होगा, दूसरा जो चीन के साथ हमारा ताउन है और चीन इस वक्त जो $62 बिलियन की एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, वो सारे का सारा मामले लटक जाएगा और सारे का सारा मलबा मुझ पे आ जाएगा कि यार ये इमरान खान की हुकूमत थी और नवाज शरीफ साहब के दौर के अंदर तो यहाँ पर काम हुआ, इमरान खान साहब के 3 साल के अरसे के दौरान यहाँ पर वो उस रफ्तार के साथ, उस पेस के साथ सी पैक पे काम नहीं हो सका और ये एक ऐसा मलबा आके गिरेगा मुझ पर जिसको मैं नहीं उठा सकूंगा। और इस सूरत हाल को सामने रखते हुए उन्होंने अपने जो पॉलिटिकल अलाइज हैं, जो अपना जो करीबी सर्कल है उसके साथ बात की और यहीं पर असद उमर साहब की एंट्री होती है, क्योंकि उससे पहले जो सारी सूरत हाल थी वो तो चंद 3-4 लोगों के गिर्द घूम रही थी, असद उमर साहब उससे बाहर थे। लेकिन जब इमरान खान साहब को ये रिपोर्ट्स मिली, इमरान खान साहब ने उन रिपोर्ट्स को पढ़ा तो फिर उसके बाद उन्होंने अपने करीबी सर्कल के साथ इस पर बात की और इस बात का जब उन्होंने इशारा दिया कि यार अब हमें इस पर कोई काम करना चाहिए, इसका कोई ना कोई हल निकालना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसका हल नहीं निकालेंगे तो यकीनी तौर पर हमें इसके मुज़मरात का सामना करना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है हमें कुछ ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे फ़ौजी क़यादत भी नाराज़ ना हो और जिससे हम अपना पर्पस भी सर्व कर लें। यानी इमरान खान साहब ने इस फैसले से पहले फ़ौजी क़यादत को मुकम्मल तौर पर अंधेरे में रखा था, उनको किसी तरीके से किसी किस्म की कोई ख़बर, कोई भिनक नहीं लगने दी थी और जो पॉलिसी उसके लिए बनाई गई थी, सारे अमल के लिए, वो इस तरह की बनाई गई थी कि फ़ैसला इस तरीके से और इस स्ट्रेटजी के साथ अनाउंस किया जाए कि आसिम सलीम बाजवा साहब पर ऐसा दबाव और एक ऐसी सूरत हाल उनके सामने खड़ी हो जाए कि जहां पर उन्हें अपने लिए हतमी फ़ैसला करना पड़े। और असद उमर साहब ने इस सारे मंसूबे को अमली जामा पहनाने में बहुत अच्छा किरदार अदा किया और उन्होंने खालिद मंसूर साहब का नाम वज़ीर आज़म साहब को तजवीज़ किया, क्योंकि खालिद मंसूर साहब के साथ असद उमर साहब के बड़े करीबी ताल्लुकात रह चुके हैं, दोनों एक इदारे से मुंसलिक रह चुके हैं। एंग्रो, आपको मालूम है कि असद उमर साहब एंग्रो के भी चीफ़ एग्जीक्यूटिव रह चुके हैं और खालिद मंसूर साहब भी एंग्रो के चीफ़ एग्जीक्यूटिव रह चुके हैं। और इसके अलावा एंग्रो के मुख्तलिफ मनसूबे जो इस वक्त पाकिस्तान में चल रहे हैं, जैसे कादराबाद का मनसूबा चल रहा है, जैसे पावर जेन का उनका एक जो एंग्रो पावर जेन है उस हवाले से भी वो तमाम उन प्रोजेक्ट्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हैं और असद उमर साहब के उनके साथ करीबी रवाबत हैं। और इसके साथ साथ जो खालिद मंसूर साहब हैं, ये मुख्तलिफ की पोजीशंस पर मुख्तलिफ इदारों के अंदर काम कर चुके हैं, क्योंकि बुनियादी तौर पर ये केमिकल इंजीनियर हैं और उन्हीं पोस्ट्स के ज़रिए वो मुख्तलिफ जगहों पर अपने फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं। अब असद उमर साहब ने उनका नाम जब तजवीज़ किया तो उसके बाद अगला मरहला आया कि इस फ़ैसले को हम अनाउंस कैसे करें, क्योंकि अगर हम
یہ والا نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں کہ چیئرمین سی پیک اتھارٹی کو ہم نے عہدے سے ہٹا دیا، تو یقینی طور پر اس فیصلے کا ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا، ہمیں اس کا نقصان ہوگا، اور جو سول ملٹری ریلیشن شپ ہیں یہ آلریڈی بہت زیادہ اس وقت فلیکر کر رہے ہیں، تو یہ اور اس کے اندر تناؤ آ جائے گا، اور زیادہ شدت کے ساتھ کچھ اور ہمارے لیے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا اس کے لیے جو پالیسی بنائی گئی وہ اس قسم کی بنائی گئی کہ ہم جو چیئرمین سی پیک اتھارٹی کو ہم بالکل ایڈریس نہیں کرتے، بلکہ ہم خالد منصور صاحب کو وزیر اعظم کا معاون خصوصی برائے سی پیک اتھارٹی، برائے سی پیک اپوائنٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ ایک جیسے پروجیکٹ پر دو بڑے افسر موجود نہیں رہ سکتے، اور ایسا ہی ہوا کیونکہ جو عاصم سلیم باجوہ صاحب ہیں ان کو اس فیصلے سے پہلے قطعی طور پر اس بات کا نہ علم تھا کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی ہونے جا رہی ہے، اور نہ ہی انہوں نے اپنے کسی قریبی جو احباب ہیں ان کو اس بارے میں بتایا تھا کہ یار میں اب چیئرمین شپ کا عہدہ چھوڑنے جا رہا ہوں۔ ایسی کوئی بات کسی کے علم میں نہیں تھی، بلکہ ابھی چند روز پہلے جو گوادر کے اندر انہوں نے ایک میگا پروجیکٹ کیا تھا، اور فیز 2 انہوں نے جو سی پیک کا جو فیز 2 ہے اس کا بھی اناگریشن کی تھی، پرائم منسٹر بھی وہاں پہ گئے تھے، اور یہ وہی جگہ ہے گوادر جہاں پر صدیق جان اور ارشد شریف کے درمیان جھگڑا بھی ہوا تھا، دونوں گتھم گتھا ہو گئے تھے اور ایک دوسرے کو اچھے کھاتے لاتے مکے وغیرہ مارے تھے۔ یہ والی بات بھی یہ والا سین بھی اسی وقت ہوا تھا جب یہ گوادر والا معاملہ ہو رہا تھا، اور اگر یہ ایسا ہو رہا ہوتا تو یا عاصم سلیم باجوہ صاحب نے اس وقت اگر ذہنی طور پر اس بات کا فیصلہ کر لیا ہوتا کہ میں نے چیئرمین سی پیک اتھارٹی نہیں رہنا، تو وہ اس وقت ہی کسی نہ کسی ذریعے کو اس بارے میں آگاہ کر دیتے، لیکن نہ ہی ان کے فیملی اور نہ ہی ان کے قریبی حلقہ احباب کو اس بارے میں علم تھا کہ جنرل عاصم سلیم باجوہ یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں۔ جنرل عاصم سلیم باجوہ کو بھی یہ بات اس وقت معلوم ہوئی جب ان کا نوٹیفیکیشن کیا گیا خالد منصور صاحب کا کہ جناب خالد منصور صاحب کو معاون خصوصی بنا دیا گیا ہے سی پیک کے معاملات پر۔ جب یہ نوٹیفیکیشن ان کے علم میں آیا تب ان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ یار ایک بندہ میرے اوپر آ گیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کا میرے سے دل بھر چکا، اب عزت یہ ہے کہ میں چیئرمین سی پیک اتھارٹی کے عہدے سے ہٹ جاؤں، کیونکہ ایک نیام میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی۔ اور انہوں نے اس ساری صورتحال کے اوپر ایک ٹویٹ کر دیا جو اس وقت آپ کی اسکرین پر آپ کو نظر بھی آ رہا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے یہ جو پاکستان کے لیے ایک اہم پروجیکٹ ہے اس میں کام کرنے کا موقع ملا، اس کو آگے بڑھانے کا موقع ملا، اور اب یہ تقریباً فائنل سٹیجز پر آ چکا ہے، اس کا دوسرے فیز کا مرحلہ شروع ہونے والا ہے، اور میری بڑی نیک تمنائیں ہیں خالد منصور صاحب کے لیے، اور وہ بڑی بہترین چوائس ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے۔ یہ انہوں نے ایک ٹویٹ کر دیا، جس کے بعد پھر اسد عمر صاحب کے ٹویٹ آئے، اس کے بعد پھر شہباز گل صاحب کے ٹویٹ آئے، پھر فواد چودھری، مکمل ایک سیریز چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی حکومت نے ایک ایسا ماحول بنا دیا جس ماحول کے اندر عاصم سلیم باجوہ صاحب کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اپنا عہدہ چھوڑ دیں، اور اس ماحول کے اندر گورنمنٹ نے ایک جانب تو اس بات کا تاثر دیا جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو کہ جناب ہم نے تو عاصم سلیم باجوہ کو نہیں ہٹایا، ہم نے تو ایک جو ہے معاون خصوصی اسپیشل اسسٹنٹ کا تقرر کیا، وہ وزیر اعظم کو مشورے دینے کے لیے ہیں، وہ کوئی ایسی پوسٹ نہیں ہے، جبکہ جو چیئرمین کی اتھارٹی ہے اس کا ایک الگ ایک ڈیکورم ہے، اس کا ایک الگ کام ہے۔ ہم نے تو عاصم سلیم باجوہ صاحب سے استعفیٰ نہیں لیا تھا، لہٰذا انہوں نے اس سارے چکر کو اس طریقے سے پیمپر کرنے کی کوشش کی کہ ہم پر کوئی الزام نہ آئے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اب سیاست اس طریقے سے چل رہی ہے، اس ڈھب پر آ چکی ہے جہاں پر یہ جو ہمارے پولیٹیکل قیادت ہے اس کو یہ والی گمکس، خاص طور پر عمران خان صاحب کو اب یہ والی گمکس خاصی حد تک آ چکی ہیں کہ مجھے کس معاملے پر آگے جانا ہے، کس معاملے پر پیچھے آنا ہے، اور خاص طور پر اس وقت کی جو پولیٹیکل صورتحال ہے اور جس طریقے سے انہوں نے آزاد کشمیر کا الیکشن جیتا، پھر یہ ڈسکا والا الیکشن جیتا، اس کے بعد اور اپوزیشن کو جس حد تک انہوں نے بالکل ارریلیونٹ کر دیا پاکستان کے پولیٹیکل سینیریو میں، وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ طاقتور محسوس کر رہے ہیں، بہت زیادہ با اختیار محسوس کر رہے ہیں، اور اب اس اختیار کو ایکسرسائز کرنے کے لیے بھی ان کو اب کسی اور مشورے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ میں نے وہ تمام جو مقاصد ہیں وہ حاصل کر لیے، اور اب میں پاکستان کا ایک طاقتور ترین شخص ہوں، کیونکہ میرے جو سب سے زیادہ مد مقابل جو میری سب سے زیادہ حریف جماعت تھی مسلم لیگ نون، وہ آلریڈی ایک مخمسے کا شکار ہے، کنفیوژن کا شکار ہے، وہاں پر ایک دھڑے واضح طور پر نظر آ رہے ہیں۔ لہٰذا اب اگر اگلے الیکشنز میں بھی میں جاتا ہوں اور یہ صورتحال رہتی ہے
تو میرے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ میرے پاس اب اچیومنٹس بہت زیادہ ہیں اور ان اچیومنٹس کو میں کسی بھی طریقے سے ان کیش کر سکتا ہوں۔ اور یہ ساری صورتحال کے اندر ان کا یہ فیصلہ اس بات کا اشارہ دے رہا ہے کہ انہوں نے واقعی ہی اب اپنی طاقت کا اور اپنے اختیار کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف سے اس بات کا کیا جواب آتا ہے اور کس طرح کا جواب آتا ہے، اور کیا وہ جواب عمران خان صاحب کے لیے قابل قبول ہوگا یا نہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔